Friends, welcome to our channel. This is me Anam Shahid and hope so you are all doing well. Today we will discuss about the biology chapter number 2 which is solving a biological problem. इस चैप्टर में हम लोग ये कवर अप करेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हम हमें पेश आती हैं उनको हम किस तरीके से किन किन स्टेप्स के ज़रिए हम उनको उन किन किन मैथडोलॉजीज़ के ज़रिए उनको सॉल्व आउट किया जाता है। ठीक है। अब इसमें वो कहता है कि साइंस इज अ सिस्टमाइज नॉलेज ड्राइव फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट दीज एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल्स अबाउट हाउ नेचर ऑपरेट साइंटिस्ट लाइक केमिस्ट बायोलॉजिस्ट फिजिक्स यूज द सेम साइंटिफिक मेथड टू मेक द टेस्ट न्यू थ्योरीज। मीन्स के उन्होंने बोला है कि बायोलॉजिकल मेथड्स इंसान जो एक बजाते खुद एक साइंटिस्ट है, ठीक है, वो डिफरेंट नेचर्स के अपने डिफरेंट जो दुनिया में जो काम हो रहे होते हैं उन एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए कुछ ना कुछ वो चीज़ें थॉट करता है और फिर उसके बाद जो है वो न्यू न्यू थ्योरीज़ जो हैं वो बनाता है। और उन थ्योरीज़ को समझने के लिए उन मेथड्स को करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हम बायोलॉजिकल मेथड्स कहते हैं। और बायोलॉजिकल मेथड्स में ये है कि कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स, कोई भी ऐसी बात जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए के रिलेटेड हो, उनकी प्रॉब्लम्स के रिलेटेड हो, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए और उनको किसी मेथड के ज़रिए सॉल्व किया जाए, इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन अबाउट लिविंग थिंग्स हैव प्रोवाइडेड द प्रॉब्लम्स दैट मैन हैज़ इन्वेस्टिगेटेड टू डीड हिज ऑन सर्वाइवल एंड टू सेटिस्फाई हिज डिज़ायर टू नो द साइंटिफिक मैथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मैथड। मतलब कि वो मैथड जिनमें हम वो साइंटिफिक मैथड जिनमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ऐसे मेथड्स को हम बायोलॉजिकल मेथड्स कहते हैं। इट कंप्राइजेज द स्टेप्स अ बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट। इसमें वो सारे स्टेप्स आते हैं जो एक साइंटिस्ट एक बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट करता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। Biological method has played as an important part in scientific research for almost 500 years। मतलब बायोलॉजिकल मेथड्स जो हैं वो बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते आ रहे हैं सिंस 500 ईयर्स। फ्रॉम ग्लेलियोज एक्सपेरिमेंट टू द करंट रिसर्च। मतलब जो ग्लेलियोज एक साइंटिस्ट था जिसने ये रिसर्च की कि बायोलॉजिकल मेथड जो हैं वो मेडिसन, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बायोलॉजिकल मेथड्स आल्सो इंश्योर द क्वालिटी ऑफ डाटा फॉर पब्लिक यूज़। ये मेथड्स जो हैं जो हम डाटा या जो साइंटिस्ट डाटा को इकट्ठा करते हैं उनको पब्लिक यूज़ के लिए इंश्योर किया जाता है। मैन हैज़ ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट। आदमी जो है वो शुरू से एक बायोलॉजिस्ट है। ही हैड टू बी अ बायोलॉजिस्ट इन ऑर्डर टू लिव। अर्ली इन हिस्ट्री ही वॉज हंटर ऑफ एनिमल्स एंड गैदर्ड फ्रूट सीड्स रूट्स। मतलब कि लाइफ के इब्तदाई दिनों में वो जानवरों को शिकार करता था, फ्रूट्स जमा करता था, बीज रूट वगैरह को जमा करता था और अब उनको अपने सर्वाइवल के लिए यूज़ करता था, एडिबल और नॉन एडिबल में प्लांट। लेकिन बाद में उसको जो है फर्दर मोर जब वो इस चीज़ पे रिसर्च करता गया उसको अपने एडिबल और नॉन एडिबल प्लांट्स के बारे में पता चलना शुरू हो गया। अब आता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सबसे पहले आती है हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, फिर हम उसको हाइपोथेसिस करते हैं, डिटेक्शन आता है, देन उस पर एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट होते हैं। इन बायोलॉजी न्यू थिंग्स आर बीइंग डिस्कवर्ड एंड लॉन्ग हेल्ड थ्योरीज आर बीइंग मॉडिफाइड और रिप्लेस्ड। मतलब बायोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिनमें हम नई से नई चीज़ों को डिस्कवर करते हैं। बहुत पुरानी पुरानी जो थ्योरीज़ हैं उनको मॉडिफाई किया जाता है या उनको रिप्लेस कर दिया जाता है किसी नई थ्योरी के ज़रिए। दिस हैपन व्हेन बायोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड गो फॉर हिज सोल्यूशन। ये तब होता है जब एक इंसान या एक बायोलॉजिस्ट एक साइंटिस्ट किसी प्रॉब्लम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है एंड देन उसको वो सॉल्व करने के लिए फर्दर स्टेप्स करता है। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में जो है वो कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। पहले नंबर पे तो ये कि आपको उस प्रॉब्लम का पता होना चाहिए। रिकॉग्निशन मीन्स कि आपको उस प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कर सकें। ऑब्जर्वेशन, आपने वो प्रॉब्लम ऑब्जर्व की हो। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, आपने उसके बारे में चंद हाइपोथेसिस बनाई हो। डिडक्शन की हो, एक्सपेरिमेंट्स उस पर कैरिड आउट किए हों, समराइजेशन या उसका रिजल्ट बनाया हो। एक पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपने उस पर एक रिज़ल्ट कंडक्ट किया हो और उस रिज़ल्ट को रिपोर्ट किया हो। ठीक है। अभी हम इन स्टेप्स को फर्दर पढ़ेंगे वन बाय वन। दैट द फर्स्ट वन इज़ रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। Biologists go for adopting biological methods when they encounter some biological problem. A biological problem is a question related to living organisms that is either asked by someone
और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड हिमसेल्फ। मतलब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको एक बायोलॉजिकल जो है वो इनकाउंटर करता है। उस वो एक कोई क्वेश्चन हो सकता है किसी लिविंग थिंग के रिलेटेड, और वो किसी के बारे कोई कोई भी पूछ सकता है, या वो बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद ब खुद भी वो आ सकता है। दिस इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मलेरिया है, मलेरिया की जो बीमारी है वो आती है। तो आने के बाद अब हम सोचते हैं कि बीमारी आती कहाँ से है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ये हमारे पास ये क्या है, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स को इफ़ेक्ट कर रही है। ठीक है, अब इसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो मेथड है उसका फर्स्ट स्टेप है कि हमने उस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ करना है, हमें पता हो कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड है। उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन एज द फर्स्ट स्टेप है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में। वो ये है कि वो अपनी प्रीवियस ऑब्जर्वेशन जो है उनको रिकॉल करें या अपनी न्यू ऑब्जर्वेशंस को बनाएं। ऑब्जर्वेशंस आर मेड बाय 5 सेंसेस विच इज़ विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो बहुत क्वालिटेटिव भी हो सकती हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकती हैं। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो मोर एक्यूरेट हैं देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, अब आगे उन्होंने हमें डिफरेंस दिया हुआ है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में। अब है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं बताई जाती, जस्ट क्वालिटी बताई जाती है, जबकि क्वांटिटेटिव मेजर्स में हमें एग्जैक्टली बताया जाता है कि पानी कितना ठंडा है या पानी कितना गर्म है, या उसका बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्टली कितना है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट एग्जैक्टली कितना है। फ्रीजिंग पॉइंट, अब जैसे क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 सेल्सियस। जबकि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने जस्ट बताया था कि फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर है वो ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग पॉइंट से। द लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर दैन द लीटर ऑफ एथेनॉल। मतलब कि जो 1 लीटर वाटर है वो भारा होता है एज़ कम्पेयर टू 1 लीटर एथेनॉल से। जबकि उन्होंने क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हमें डायरेक्टली बताया है कि 1 लीटर जो वाटर है उसका वेट होता है 1000 ग्राम्स, और 1 लीटर जो एथेनॉल होता है उसका वेट होता है 789 ग्राम्स। तो ये थी हमारे पास ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है एंड देन हमने उसकी ऑब्जर्वेशंस करनी है। जो अगर हमने ये अपने जहन में लाना है कि ये प्रॉब्लम जो है ये हमने पहले कहीं देखी है, उस प्रॉब्लम की पिछली जो हमारे साथ अगर हैपनिंग्स कुछ इस तरह की हुई हैं उसको रिकॉल करें या न्यू अपनी ऑब्जर्वेशंस को बनाएं। दिस इज़ द सेकेंड स्टेप फॉर बायोलॉजिकल मैथड। ऑब्जर्वेशंस आल्सो इंक्लूड द रीडिंग एंड स्टडिंग वट अदर्स हैव डन इन द पास्ट। मतलब ऑब्जर्वेशन में ये भी इंक्लूड है कि हम उसके बारे में रिसर्च करें, उसके बारे में स्टडी करें कि जो पिछले गुजरे हुए लोग हैं उन्होंने जो है वो साइंटिफिक नॉलेज को किस तरीके से यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया था। आगे है बायोलॉजिस्ट कांट यूली चेक एवरी सोल्यूशन वेयर हाइपोथेसिस माइट अप्लाई, लेट्स कंसीडर अ हाइपोथेसिस। अब उन्होंने कहा है कि समटाइम जो है बायोलॉजिस्ट जो है वो हाइपोथेसिस को यूज़ नहीं करते। उन्होंने एक हाइपोथेसिस को कंसीडर किया है कि ऑल प्लांट सेल्स हैव अ न्यूक्लियस। ये एक हाइपोथेसिस है, ये एक तजज़िया पेश किया गया है साइंटिस्ट की तरफ से। ऑल प्लांट सेल्स हैव अ न्यूक्लियस, बायोलॉजिस्ट कैन नॉट एग्जामिन एवरी लिविंग प्लांट बट एंड एवरी प्लांट दैट हैज़ एवर लिव टू सी इफ़ द हाइपोथेसिस इज फॉल्स। अब मतलब ये कि वो प्लांट, अब ये एक हाइपोथेसिस है कि एक प्लांट के पास जो है वो न्यूक्लियस होता है सारे, लेकिन बायोलॉजिस्ट जो है वो सारे प्लांट्स को चेक नहीं करेंगे जाके, ना कि वो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि ये एवर एवरी प्लांट दैट हैव एवर लिव टू सी इफ़ हिज हाइपोथेसिस इज फॉल्स। मतलब कोई इस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए वो ये नहीं देखेंगे सारे प्लांट्स के पास वाकई में है न्यूक्लियस के नहीं। बायोलॉजिस्ट जनरेट द रिडक्शन यूजिंग द रीजनिंग, वो इस को यूज़ करते हुए बनाएंगे। फ्रॉम द अबव हाइपोथेसिस अ बायोलॉजिस्ट कैन मेक द फॉलोइंग डिडक्शन, इफ एग्जामाइन सेल्स फ्रॉम द ब्लेड ऑफ ग्रास देन ईच वन विल हैव अ न्यूक्लियस। मतलब वो इस हाइपोथेसिस को यूज़ करते हुए ये डिडक्शन बना लेगा कि अगर हम किसी भी ब्लेड को यूज़ करें, ग्रास सेल्स के ब्लेड को देखें, तो उन सेल्स को अगर हम देखें तो उनमें हर एक में न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास थी ऑब्जर्वेशन सेकंड स्टेप। एंड द थर्ड वन इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। मतलब अब हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई भी कर ली, हमने उसको ऑब्जर्व भी कर लिया, अब हमने उसके बारे में एक स्टेटमेंट देनी है, दैट इज़ हाइपोथेसिस। ठीक है, observation do not become a scientific observation until they are organized and related to a question। मतलब उन्होंने कहा है कि ऑब्जर्वेशन जो है वो तब तक एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं कहला सकती जब तक वो किसी क्वेश्चन से रिलेटेड ना हो। बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइज देयर ऑब्जर्वेशन इनटू डाटा एंड कंस्ट्रक्ट अ क्वेश्चन।
कंस्ट्रक्ट अ स्टेटमेंट दैट मे प्रूव टू बी आंसर ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अंडर स्टडी। मतलब वो अपनी ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा करते हैं, उनसे एक अपनी स्टेटमेंट बनाते हैं और फिर उन अपनी प्रॉब्लम्स के आंसर्स उसके अंदर से निकालते हैं। उन अपने जो उनके ऑब्जर्वेशंस के दौरान उनके दिमाग में उनके माइंड में क्वेश्चंस आए होते हैं, उनके वो आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं। दिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। टेंटेटिव जो ऑब्जर्वेशन है, तो हाइपोथेसिस जो है वो एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है अपनी ऑब्जर्वेशन की। मतलब जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने कंडक्ट की होती हैं उस पे वो एक जनरल सी स्टेटमेंट देते हैं जिसको वो हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। दिस इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोपोजिशन दैट माइट बी ट्रू। मतलब एक जनरल सी स्टेटमेंट है जो कि सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अब जो हाइपोथेसिस है उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट। ये एक जर्नल स्टेटमेंट होनी चाहिए, आम स्टेटमेंट होनी चाहिए। इट शुड बी टेंटेटिव आइडिया, ये एक आरजी तौर पे एक आइडिया होना चाहिए। ये एक बिल्कुल पक्की बात नहीं है कि अगर ये जो चेंज नहीं हो सकती। इट कुड बी अ टेंटेटिव आइडिया जो कि चेंज हो सकता है। इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। जो आपने ऑब्जर्वेशंस बनाई हैं, जाहिर सी बात है हाइपोथेसिस आपने उसी बात पे कंडक्ट की है, तो जो आपकी हाइपोथेसिस है वो आपकी अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस के साथ एग्री करती हो। इट शुड बी kept as सिंपल एज पॉसिबल। ये जितनी सिंपल आप बना सकें उतनी सिंपल ये हो। इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फाल्सिफाइबल। मीन्स कि इसको हम फर्दर टेस्ट भी किया जा सके और इसमें और चांसेस हो कि ये गलत भी हो सकती है। इन अदर वर्ड्स वी शुड बी वे देयर शुड बी अ वे टू शो द हाइपोथेसिस फॉल्स, अ वे टू डिसप्रूव अ हाइपोथेसिस। मतलब कि ये जो हमने हाइपोथेसिस डिटेक्ट की है, इट कुड बी अ फॉल्स। द ग्रेट डील ऑफ केयर of creative thinking is necessary for the formulation of hypothesis. Biologists use the reasoning to formulate a hypothesis। मतलब कि बायोलॉजिस्ट जो है वो किसी भी हाइपोथेसिस या स्टेटमेंट को देने के लिए एक वजह तलाश करते हैं, उनके पीछे एक स्पेसिफिक रीजनिंग होती है और वो रीजनिंग उनको कहाँ से मिलती है, जो कि उन्होंने ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट की हुई होती हैं। उसके बाद आता है डिडक्शन। द नेक्स्ट स्टेप, बायोलॉजिस्ट ड्रॉज डिडक्शन फ्रॉम द हाइपोथेसिस। डिडक्शंस क्या हैं? डिडक्शंस जो हैं वो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं हाइपोथेसिस के। मतलब डिडक्शन ये हैं, वो बाद में ये देखा जाता है कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है उनके नताइज क्या हैं। फॉर दिस पर्पस अ हाइपोथेसिस इज टेकन एज ट्रू एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आर ड्रॉन फ्रॉम इट। इस मकसद के लिए वो क्या करते हैं, वो अपनी जो हाइपोथेसिस बनाई हुई होती है उसको वो ट्रू कंसीडर करते हैं और फिर उसमें से जो रिजल्ट्स हैं वो निकालते हैं। जनरली इन बायोलॉजिकल मेथड इफ पार्टिकुलर हाइपोथेसिस इज ट्रू देन इट शुड बी एक्सपेक्ट एज अ सर्टेन रिजल्ट। इट इन्वॉल्व्स अ यूज इफ देन लॉजिक। मतलब कि जो उन्होंने हाइपोथेसिस बना ली होती है उसमें से जो वो डिडक्शन करते हैं, उसमें से जो रिजल्ट्स निकालते हैं उसमें इफ देन मतलब लॉजिकल रीजनिंग होती है उस डिडक्शन में, जो कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन डिडक्शन सिंपली मीन्स रिजल्ट्स जो उन्होंने निकाले होते हैं अपनी हाइपोथेसिस से, और वो जो डिडक्शन है वो उनको उनकी हाइपोथेसिस का आंसर कर रही होती है। इफ़ देन लॉजिक पे बेस होती है। मींस के अगर वो इस तरह से बात करते हैं तो उसका देन उसको आंसर भी उस डिडक्शन में क्लियर आउट करते हैं। उसके बाद आता है फिफ्थ वन इज एक्सपेरिमेंटेशन। द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब कि अब उन्होंने क्या करना है, अब ऑब्जर्वेशंस भी हो गई, हाइपोथेसिस जनरल स्टेटमेंट भी बन गई, उसमें से रिजल्ट्स भी ड्रॉन कर लिए। अब उन्होंने प्रैक्टिकली परफॉर्म करने हैं एक्सपेरिमेंट। आया वो जो डिडक्शन या उन्होंने जो रिजल्ट्स कॉन्सिक्वेंसेज निकाले हैं वो ठीक हैं या नहीं। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू सी हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट। अब वो बायोलॉजिस्ट जो हैं वो एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करते हैं कि आया वो हाइपोथेसिस ट्रू है या नहीं। The deductions which are drawn from hypothesis are subjected to rigorous testing। जो hypothesis से उन्होंने deductions बनाई हुई होती हैं उनको वो टेस्टिंग के लिए फर्दर एक्सपेरिमेंट करते हैं। थ्रो एक्सपेरिमेंटेशंस बायोलॉजिस्ट लर्न विच हाइपोथेसिस इज करेक्ट। एक्सपेरिमेंट से बायोलॉजिस्ट को पता चलता है कि उनकी कौन सी हाइपोथेसिस जो है वो ठीक है। द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड। जो गलत हाइपोथेसिस होती हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। एंड विच वन प्रूव्स करेक्ट इज एक्सेप्टेड। An accepted hypothesis make further prediction that provide an important way to further test its वैलिडिटी। उसकी जो एक उन्होंने जो है करेक्ट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर ली जाती है उसको फर्दर उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए उसको फर्दर टेस्ट किया जाता है। उसको फर्दर टेस्ट किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स में, उस हाइपोथेसिस को फर्दरली टेस्ट किया जाता है आया कि वो आगे जो रिजल्ट्स हमें देती है वो भी ठीक है कि नहीं। पूरे स्टेप्स के बाद उसकी प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास
उसके बाद हमारे पास आते हैं जी एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद अब आता है हमारे पास समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। बायोलॉजिस्ट जो है गैदर्स एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फॉर एक्सपेरिमेंट्स। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, डाटा को, जो एक्चुअल डाटा है उसको जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा एक्सपेरिमेंट्स के जरिए इकट्ठा करते हैं। डाटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप्स आर देन एवरेज एंड कंपेयर स्टैटिस्टिकली। वो सारे डाटे को स्टैटिस्टिकली जो है वो कंपेयर किया जाता है टू ड्रॉ कंक्लूजन। बायोलॉजिस्ट यूज द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को यूज़ किया जाता है, मीन्स के फैक्ट्स एंड फिगर्स को यूज़ किया जाता है, उनके उनके जो ग्राफ्स हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं रिजल्ट्स को कंक्लूड करने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद है व्हाट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट्स में कंट्रोल क्या है। इट इज़ इन साइंस व्हेन एक्सपेरिमेंट्स में एक फैक्टर आता है कंट्रोल। इन साइंस व्हेन डूइंग द एक्सपेरिमेंट, जब हम साइंटिफिकली कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, इट मस्ट बी कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। वो जो है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होता है। अब ये कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, द साइंटिस्ट मस्ट कंट्रास्ट द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विद द कंट्रोल ग्रुप। वो क्या करते हैं, वो एक कंट्रास्ट बनाते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का और एक कंट्रोल ग्रुप का। द टू ग्रुप्स, इनमें टू ग्रुप्स हैं, एक है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक है कंट्रोल ग्रुप। वो ट्रीट एग्जैक्टली अलाइक एक्सेप्ट फॉर वन वेरिएबल बीइंग टेस्टेड। उन्हें जो एक वेरिएबल टेस्ट करना होता है ना, वो बाकी उनकी सारी जो कंडीशंस हैं वो सेम होती हैं, लेकिन जो एक वेरिएबल उन्होंने टेस्ट किया जाता है वो अलाइक नहीं, वो सेम नहीं होता। फॉर एग्जांपल, इन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस। मतलब अब फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें उन्होंने चेक करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए कितनी ज़रूरी है। वन कंट्रास्ट कंट्रोल ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप बनाएंगे जिसमें जो है प्लांट विद फ्रीली अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड होगा। मतलब एक ऐसा प्लांट है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीली अवेलेबल है। और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा जिसमें प्लांट्स जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी नहीं है। द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रूव व्हेन हाइपोथेसिस अकर इन व्हेन द फोटोसिंथेसिस अकर इन द कंट्रोल ग्रुप एंड डज नॉट अकर इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो जब फोटोसिंथेसिस जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो है वो नहीं होगी और कंट्रोल ग्रुप में हो जाएगी, तो हमें उसकी नेसेसिटी का अंदाज़ा हो जाएगा। मतलब एक चीज़ जो एक मेन फैक्टर जिसका हमने अंदाज़ा लगाना हो वो प्रोवाइड नहीं करना, और दूसरे को वो प्रोवाइड करने के बाद उसकी नेसेसिटी का अंदाज़ा लगाना, दिस इज़ कॉल्ड कंट्रोल इन द एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हमारे पास आता है रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स। पब्लिश, अब जो रिजल्ट्स बना लिए हैं, हमने कंक्लूजन तैयार कर ली है, अपने डाटा को टेस्ट भी कर लिया है, अब उसको पब्लिश करने का टाइम है, उसको रिपोर्ट किया जाता है। बायोलॉजिस्ट जो है वो पब्लिश करते हैं देयर फाइंडिंग्स। उन्होंने जो अपनी मतलब रिसर्च के ज़रिए उन्होंने जो चीज़ फाइंड की उसको जर्नल्स में, बुक्स में, इन टॉक्स एट नेशनल में, इंटरनेशनल मीटिंग्स में, सेमिनार्स में, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, मीन्स क्या है, वो अपने डाटे को पब्लिक यूज़ के लिए पेश करते हैं। पब्लिशिंग ऑफ द रिजल्ट इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक मेथड। मतलब कि अपने रिजल्ट को पब्लिश करना ये साइंटिफिक मेथड का मोस्ट इसेंशियल पार्ट है। इट अलाउज द अदर पीपल टू वेरीफाई द रिजल्ट्स। ये दूसरे लोगों को अलाउ करता है कि वो जो हैं अपने रिजल्ट्स को उनके जो निकाले हुए रिजल्ट्स हैं उनको वेरीफाई करें या उनको अपने नॉलेज को अप्लाई करें अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब ये हमने सब कुछ पढ़ा कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या था, उनमें कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं, और अब उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है और उसका एट द एंड रिजल्ट कैसे पब्लिश किया जाता है। अब हमारे पास है स्टडी ऑफ मलेरिया, एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड की एक एग्जाम्पल है। वी नो मलेरिया इज़ अ कॉमन डिजीज इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। We will go through and the history of this disease to know how biology solve the biological problem concerning the cause and transmission of malaria। मतलब कि उन्हें पता है, वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि मलेरिया जो है वो ओवर द वर्ल्ड जो है हमारे पास एक मोस्ट कॉमन डिजीज़ है जिसमें पाकिस्तान भी अफेक्टेड है इससे। तो हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये, जिसको सॉल्व करने के लिए हमने इसके कॉजेज़ को और इसकी ट्रांसमिशन को देखा। इन एंशियंट टाइम फिजिशियन वर फेमिलियर with malaria। they describes that disease of chills and fevers with recurring attacks। जो अर्ली टाइम के जो फिजिशियंस थे वो ये सोचते थे कि जो मलेरिया है ये एक डिजीज़ है, एक बीमारी है जो कि सिर्फ एक सर्दी, जिससे सर्दी फील होती है या
फीवर हो जाता है और इसके बार बार अटैक्स होते हैं। दे ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द डिजीज वर मोर कॉमन अमंग द पीपल लिविंग इन द लो मार्शी एरियाज। अब उन्होंने कहा, लेकिन उन्हें ये भी पता था, इनके सिम्टम्स तो उन्हें पता थे, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि उन लोगों में कॉमन है जो कि लो मार्शी एरियाज में रहते हैं। इट वॉज थॉट दैट द स्टेंजेंट वाटर ऑफ द मार्शेज पॉइजनड द एयर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीथिंग इन दिस बैड एयर द पीपल गॉट मलेरिया। वो कहते थे कि जो वहाँ का खड़ा हुआ पानी है ना मार्शेज एरिया का, वहाँ पे वो जो पानी है उससे एक बदबूदार स्मेल पैदा होती है जो कि हवा को आलूदा कर देती है, पॉइजनस कर देती है। जिसके नतीजे में ये होता है कि जब वो उसमें सांस लेते हैं तो सांस लेने से वो गंदी हवा में सांस लेने से लोगों को मलेरिया हो जाता है। दिस बिलीव्स लेड टू द नेम ऑफ दिस डिजीज। जो उनका जो ये यकीन था वो इस डिजीज के नेम की वजह बना। द इटालियन वर्ड माला मीन्स बैड। द एक इटालियन वर्ड है मलेरिया इज अ कंप्राइज ऑफ टू वर्ड विच इज माला एंड एरिया। माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन एयर, मतलब कि बैड हवा में सांस लेना, ये उनका बिलीव था। फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन सम वॉलंटियर्स ड्रैंक द स्टिंगेंट वाटर फ्रॉम द मार्शेज, दे डिड नॉट डेवलप मलेरिया। मतलब अब उन्होंने, अच्छा अब उन लोगों का ये मानना था कि ये पॉइजनस जो वाटर है, जो उससे हवा जो पॉइजनस होती है उसमें सांस लेने से मलेरिया होता है। लेकिन अब क्या हुआ, अब उन्होंने अब ये उनकी हाइपोथेसिस थी, वो ऐसा सोचते थे। अब इसको ऑब्जर्व करने का टाइम आया। ऑब्जर्व करने का जब टाइम आया तो कुछ लोगों ने उस टैंगजन वाटर से पानी पिया, जो खड़ा हुआ पानी था मार्शी एरिया का, वहाँ से पानी पिया, लेकिन उनको मलेरिया नहीं हुआ। इन 17th सेंचुरी वन द न्यू वर्ल्ड वॉज डिस्कवर्ड, जब न्यू वर्ल्ड अमेरिका डिस्कवर्ड हुआ, मैनी प्लांट फ्रॉम अमेरिका वर सेंट बैक टू यूरोप टू बी यूज्ड एज मेडिसिन। तब क्या हुआ कि अमेरिका में बहुत से जो प्लांट थे वो यूरोप, बैक टू यूरोप टू यूज़ एज मेडिसिन, मतलब मेडिसिन के तौर पर यूज़ किए जाने वाले प्लांट्स लाए गए। द बार्क ऑफ द ट्री नोन एज क्यूना क्यूना वाज वेरी स्टेबल फॉर क्योरिंग फेवर्स, सूटेबल फॉर क्योरिंग द फीवर। मतलब वहाँ के जो एक बार्क थी, क्यों ना एक दरख्त था जिसकी बार्क जो थी वो फीवर के लिए की केयर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थी, वो लाई गई। इट वाज सो बेनिफिशियल दैट सून इट वाज इम्पॉसिबल टू कैरी इनफ बार्क टू द यूरोप। मतलब ये इतनी बेनिफिशियल थी कि ये अब जो इसको बार बार यूरोप लेके जाना इम्पॉसिबल हो गया। सम डिसऑनेस्ट मार्चेंट बिगन टू सब्सटीट्यूट द बार्क ऑफ अनदर ट्री। जो कुछ गैर ईमानदार जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, उसका एक मुतबादल जिसका नाम है किनिकोना, विच टू क्लोजली रिजेंबल द कोइना कोइना। ये मतलब कोइना कोइना के बदले में उन्होंने सिनचून, कोयना कोना के मुकाबले में मुतबादिल उन्होंने जो था ना वो सिन कोना जो है वो वहाँ पे लेके जाना शुरू कर दिया। अब ये क्या हुआ, उनकी जो प्रूव मच वैल्यूबल फॉर मैनकाइंड, लेकिन उनकी जो ये ऑनेस्टी थी ना, अपनी तरफ से उन्होंने चालाकी की, उन्होंने जो था वो क्यों ना कोना की बजाय वो वाला दरख्त लेके जाना शुरू कर दिया, उसकी बार्क लेके जाना शुरू होगी। लेकिन जब वो वहाँ पे गई तो वो इंसान, वहाँ की जो लोग थे जो मलेरिया से अफेक्टेड थे, उनके लिए वो बहुत अच्छी साबित हुई। उसकी जो बात थी वो मलेरिया की टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा कामयाब हुई। वी नो, नाउ वी नो द रीज़न। सिंचोना बार कंटेन द क्विनाइन विच इज़ इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द दिस डिजीज़। मतलब उसकी बार्क में एक ऐसा मटेरियल था जिसे हम क्विनाइन कहते हैं, वो इस डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। At that time, physician treated malaria with सिनकोना विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ मलेरिया। उस टाइम पे जो लोग थे ना वो इसको यूज़ करते थे मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए। 200 years later it was found some disease are caused that tiny living organisms। बाद में 200 साल बाद हमें पता चला कि जो ये डिजीज़ है ये किसी पानी की वजह से नहीं है बल्कि सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से है। आफ्टर दिस डिस्कवरी इट आल्सो बिकम बिलीव दैट मलेरिया टू माइट बी काज सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद हमें पता चलना शुरू हुआ कि जो मलेरिया है वो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। इन 1878 अ फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरान बिगन टू सर्च फॉर द कॉज ऑफ मलेरिया। 1878 में जो एक फिजिशियन था, नेम था उसका लेवरान, उसने क्या किया, उसने मलेरिया की वजह पे रिसर्च करना स्टार्ट कर दी। ही टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम द मलेरियल पेशेंट। उसने क्या किया, उसने एक छोटी अमाउंट ली खून की मलेरियल पेशेंट की, एंड एग्जामिन्ड इट अंडर द
माइक्रोस्कोप, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना शुरू कर दिया। ही नोटिस सम टिनी लिविंग क्रिएचर्स, उसको उसके ब्लड में कुछ लिविंग क्रिएचर्स मिली। हिज डिस्कवरी वाज नॉट बिलीव बाय अदर साइंटिस्ट, उसकी जो ये डिस्कवरी थी ना, इसको दूसरे साइंटिस्ट ने नहीं माना। 2 years later another physician saw the same creatures in the blood of another malaria patient, मतलब कि 2 साल बाद क्या हुआ कि उसी किसी और फिजिशियन ने दोबारा से मलेरियल पेशेंट के ब्लड में वो वाली क्रिएशन देखी। 3 years आफ्टर सेकेंड डिस्कवरी द सेम क्रिएचर्स वाज ऑब्जर्व फॉर द थर्ड टाइम, 3 साल बाद तीसरी दफ़ा दोबारा से वही डिस्कवरी हुई। द ऑर्गेनिज्म वाज गिवन अ नेम प्लाज्मोडियम, उस टाइम पे उस जो लिविंग क्रिएचर थी, स्मॉल क्रिएचर थी जो कि मौजूद थी मलेरियल पेशेंट के ब्लड में, उसको नाम दिया गया प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम क्या है? इन द लास्ट पार्ट ऑफ द 19th century मैनी डिफरेंट कॉजेज ऑफ मलेरिया वर बीइंग डिस्कस्टेड सजेस्टेड, उन्होंने कहा है कि जो 19th century थी उसमें मलेरिया के डिफरेंट कॉजेज़ को कहा गया कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बाय दैट टाइम देयर वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशन, उस टाइम पे ना मलेरिया की मतलब मलेरिया की जो वजह थी ना, उसके बारे में 4 बड़ी ऑब्जर्वेशन थी। द फर्स्ट वन इज़ मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। पहला तो स्टेटमेंट ये थी कि जो मलेरिया और मार्शी एरियाज है ना, उनका कोई ना कोई जो है वो रिलेशन है। मीन्स कि मलेरिया जो है वो मार्शी एरियाज़ में होता है, मार्शी एरियाज़ में रहने वाले लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। उसके बाद है क्यूनाइन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, क्यूनाइन जो है वो इसको ट्रीट करने के लिए एक इफेक्टिव मटेरियल है, ड्रग है। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेज डज नॉट कॉज मलेरिया, अब जो है उन्होंने कहा है कि मार्श, एक तो स्टेटमेंट ये थी कि मलेरिया जो है वो मार्शी एरिया के साथ उसका कोई कनेक्शन है, लेकिन जो मार्शी एरिया का वाटर पीने के साथ उन्होंने कहा था ना कि जो पानी है वहाँ खड़ा हुआ पानी पीने से मलेरिया होता है, उन्होंने कहा है वो काज नहीं है मलेरिया का, क्योंकि वो जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने पानी पिया और उनको मलेरिया नहीं हुआ, तो इट मीन्स कि उनकी ये हाइपोथेसिस तो जो है वो डिसएग्री हो गई, ये इसको तो वो एक्सक्लूड कर दिया। उसके बाद है प्लाज्मोडियम, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जो प्लाज्मोडियम था वो देखा गया मलेरियल पेशेंट के ब्लड में। 4 ऑब्जर्वेशन थी 19th century में मलेरिया के रिलेटेड। वी नो दैट साइंटिस्ट यूज वेदर इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जर्वेशन ही हैज़ एंड मेक वंस मोर हाइपोथेसिस। अब उन्होंने कहा है कि साइंटिस्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हाइपोथेसिस बनाने के लिए। द हाइपोथेसिस मेड इन दिस केस वाज, जो हाइपोथेसिस मलेरिया के केस में बनी वो ये थी कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। इसमें अब जो इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में उन्होंने हाइपोथेसिस जो है वो कंडक्ट की, दैट इज़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, मीन्स के मलेरिया का जो वजह है वो प्लाज्मोडियम है। अब उन्होंने क्या किया फर्दर, पहला था हाइपोथेसिस बनाना, सेकंड आता है हमारा, अब प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हो गई कि मलेरिया जो है वो डिजीज़ एग्जिस्ट कर रही है। अब उसके लिए उन्होंने हाइपोथेसिस भी बना ली, विच इज़ द सेकंड स्टेप। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप, डिडक्शन। अब डिडक्शन में उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट डज नॉट नो वेदर इट इज़ हाइपोथेसिस ट्रू और नॉट। अब साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि जो हाइपोथेसिस उन्होंने बनाई है आया ये सही है या गलत है, बट ही एक्सेप्ट एज मी, लेकिन उन्होंने इसको ट्रू कंसीडर किया और उस पर डिडक्शन करना स्टार्ट की। वन ऑफ द डिडक्शन, अब उन्होंने हाइपोथेसिस से क्या डिडक्शन बनाई, उन्होंने डिडक्शन क्या बनाई, उन्होंने कहा इफ़ द प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, अगर तो प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह है, देन ऑल पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, तो जितने भी पर्सन मलेरिया की वजह से अफेक्टेड हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ये उन्होंने कहा कि अगर हम ये बात मान लेते हैं कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, तो ठीक है, ये हमने हाइपोथेसिस, ये बात जनरल स्टेटमेंट थी, तो अब उसका रिजल्ट ये होना चाहिए, डिडक्शन में ये आना चाहिए कि जो है अगर कोई भी बंदा जो मलेरिया से अफेक्टेड होता है उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है एक्सपेरिमेंट। अब जो उन्होंने डिडक्शन की है, हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट की हैं, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने का टाइम था। अब क्या किया, अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट वाज एक्सिमाइंड अंडर माइक्रोस्कोप, उन्होंने जो था वो 100 पेशेंट्स का ब्लड लिया जो कि मलेरियल अफेक्टेड थे, उनको उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। फॉर द पर्पस ऑफ हैविंग अ कंट्रोल ग्रुप द ब्लड ऑफ हैंड, अब एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप था, एक था कंट्रोल ग्रुप। अब उन्होंने जो है वो 100 ऐसे हेल्दी पेशेंट्स का भी ब्लड लिया जिनको मलेरिया नहीं था और उनको एग्जामाइन किया माइक्रोस्कोप के नीचे, ये उन्होंने किया एक्सपेरिमेंटेशन। अब रिजल्ट्स क्या मिला,
The results of experiments showed that almost all the malaria patient has plasmodium in their blood, while 7 out of healthy person also had plasmodium in their blood. अब जो जितने मलेरियल पेशेंट थे उनके ब्लड में तो प्लाज्मोडियम था ही, लेकिन जो 100 में से जो हेल्दी पर्सन्स थे 100 में से 7 के ब्लड में भी प्लाज्मोडियम था. नाउ वी नो दैट द प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ हेल्दी पर्सन वाज इन इंक्यूबेशन पीरियड, द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन द होस्ट. मतलब कि उन्होंने कहा कि जो 100 पेशेंट जो हेल्दी थे ना, उन जिनको मलेरिया नहीं था, उनमें अभी मलेरिया के सिम्टम्स नहीं आए थे, लेकिन उनमें भी उनके ब्लड में भी प्लाज्मोडियम देखा गया. वो क्यों? क्योंकि जो प्लाज्मोडियम था वो अभी इंक्यूबेशन पीरियड में था. इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स के ये कि वो अब जो है वो होस्ट जो के ब्लड सेल्स में अभी एंट्री हो रही थी उस पैरासाइट की, और उसकी अपेयरेंस जो है वो सिम्टम्स की आना स्टार्ट होनी थी विद इन पैसेज ऑफ टाइम. The results were quite